मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके। नमस्कार। और हमारे सामने और इस चर्चा में शशि गणवीर जी हैं, जो दक्षिण कौशल के सलाहकार संपादक हैं, शिक्षाविद हैं और आप जो हायर एजुकेशन के लिए एक लंबे समय से जो धनावाव में जो बच्चे हैं उन्हें आप निःशुल्क हायर एजुकेशन प्राप्त करवाने के काम में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और हम एक विशेष अवसर पे यहाँ पर उपस्थित हैं और जो बातचीत है हमारी वो आज दक्षिण कौशल ने हमारा जो है 11 साल पूरे कर चुके हैं और इस 11 साल पे हमने जो उतार चढ़ाव देखा है, हमने चाहा है कि इन सारे बातचीत को हम इसके माध्यम से लोगों के बीच में लाए। और इस वीडियो में हम चाहते हैं कि जो दक्षिण कौशल की जो एथिक्स है ना, जो नीतियां हैं, उन नीतियों पर हम बातचीत कर रहे हैं। जी आप सभी जानते हैं कि हमने एक नीति तय किया है दक्षिण कौशल का, और उस नीतियों पे चलना तो कठिन होता, लेकिन कोशिश रहती कि मतलब हम भरसक प्रयास करते हैं कि उस नीतियों पे ही हम दक्षिण कौशल को चलायमान करें। और उसमें जो मुख्य नीति है कि हम दक्षिण कौशल को कॉर्पोरेट, सरकार और राजनीतिक पार्टियों से मुक्त रखें। जी जी। तो शशि जी, आपसे चर्चा में यह है कि कितना सही है ये नीति दक्षिण कौशल के लिए और तमाम लोगों के लिए? क्या इस तरह के कसौटी में दक्षिण कौशल को कसना चाहिए या फिर और कोई फेरबदल, रद्दोबदल कैसा रहता? मतलब काफी इन चीजों, तीनों बातों को लेकर काफी चर्चा है लोगों के बीच में कि दक्षिण कौशल ने ये जो कसावट लाया है, इससे वो एकदम से मतलब अलग थलग पड़ गया है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं दक्षिण कौशल से लगभग 1 दशक से ज्यादा हो गया मैं पढ़ता रहा हूँ। आपसे मेरी जानकारी रही है कि आप जिस पे काम करते रहे हैं। जी जी। एक चीज जो अच्छा लगता है देखकर वो ये है कि जिस तरह से मीडिया हाउसेस और अभी जो सोशल मीडिया है उसमें एक तरह का द्वंद्व हो गया है। दक्षिण कौशल ना तो पहले मीडिया हाउस था जी, उसमें पत्रकारिता जो है बहुत ही स्वतंत्र हो रही थी और अभी भी हो रही है जी, सोशल मीडिया के दौर पे भी हो रही है। एक चीज जो हम लोगों को समझना चाहिए, जो हम एथिक्स की जो बात कर रहे हैं, तो जो हम लोगों को समझना चाहिए वो ये है कि अपने आप को अगर हम उस दौर में रख के देखें जहां पर स्वतंत्र मीडिया नहीं हुआ करता था, जहां पर प्रेस फ्रीडम नहीं हुआ करता था, मतलब कि जो राजतंत्र है उसमें अगर हम रख के देखें और उस नजरिए से फिर हम देखें कि स्वतंत्र मीडिया क्या होता है, तो हमको ये समझ में आएगा कि जो स्वतंत्र मीडिया जिसे हम अभी औपचारिक रूप देते हैं, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है, लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो लोकतंत्र स्थापना होने के पहले से होता है। हाँ हाँ। राजशाही में अगर आप लोकतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? हाँ, वो एक क्रांति होगी जी, एक आंदोलन होगा। हाँ। उस आंदोलन में कौन शामिल होगा? सारे लोग शामिल होंगे। कैसे शामिल होंगे? उसका एक प्रक्रिया रहेगी। कैसे होंगे? उस जानकारी देंगे। हाँ, जानकारी वगैरह आप उनको अपने विचार देंगे और ये विचार देना काम कौन करेगा? मतलब जो अगुवाई कर रहे हैं समाज, जो अगुवाई कर रहा है वो सब तक ये बात पहुंचाएगा। तो अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें सब तक पहुंच रही हैं। लेकिन जैसा पहुंच रही है, जैसा कहा जाता है कि बाबा साहब ने संविधान को लागू करके एक राजनीतिक लोकतंत्र हमको दे दिया है। तो वो लोकतंत्र जब स्थापित हुआ जी, या हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है ले लीजिए, तो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है, क्या उससे पहले लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि हम लोगों को आंदोलन में शामिल होना है? जी, पता चल रहा था। वो जो उस समय जब राजतंत्र में ये होता है, तो जो स्वतंत्र मीडिया से हम अभी कहते हैं, वो जो लोग शामिल होते हैं उस समय वो किस में होते हैं? वो गुप्त संस्थाओं में होते हैं, भूमिगत संस्थाओं में होते हैं, और वही बाद में जाकर क्या बनता है? लोकतांत्रिक समाज में वो ही मीडिया बनता है। तो नीति और नैतिकता वो है कि आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के लिए आप काम करेंगे, जनता के सामने आप बात रखेंगे कि ये चीजें गलत हो रही हैं, ये चीजें सही हो रही हैं, हमारे ये अधिकार हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। तो अगर आप लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते
कल्पना नहीं कर सकते कि बिना एक स्वतंत्र प्रेस के आप लोकतंत्र को स्थापित कर पाए। पहले प्रेस आ जाएगा, नाम उसका आप बाद में देंगे, लोकतंत्र बाद में स्थापित होगा। जैसे आपने बहुत सारा काम जो है वो नक्सल क्षेत्र में किया है। कई बार ऐसा होता है कि जो आधिकारिक संस्थाएं हैं, औपचारिक संस्थाएं हैं, शासकीय संस्थाएं हैं, वो रोकना चाहती हैं कि आप उस क्षेत्र में ना जाएं। लेकिन फिर भी जो एक पत्रकार है वो वहां जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर निगरानी नहीं की जाएगी तो जिसे जनता ने एक अधिकार दिया है, मान लेते हैं कि कलेक्टर वो निरंकुश हो जाएगा वो। तो उस निरंकुशता को बचाए, मतलब उस निरंकुशता को खत्म करने के लिए ये डर बना रहना चाहिए कि सरकारी तंत्र पर लोगों की नजर है। और लोगों की नजर कौन है? आप है, मीडिया है जी। वो डर बना रहना चाहिए। अगर जैसे ही आप ये जो आधारभूत काम है, जो मौलिकता है, उसको आपने अगर खो दिया कि आप किसी और के कहने पर आप खबर छाप रहे हैं, सरकार की नीतियों को दिखाने के लिए आप खबर छाप रहे हैं, किसी एक संस्था के मुखपत्र बन गए हैं, तो फिर आप स्वतंत्र प्रेस नहीं रहे। अब आप जनता की तरफ से काम नहीं कर रहे हैं, अब आप प्रोपेगेंडा मशीन हो गए, आप एक मुखपत्र हो गए उनके, आप उनकी बातों को रख रहे हैं, उन बातों को नहीं रख रहे हैं जो असल में जनता को जानना चाहिए, और न्यूट्रल होकर नहीं रख रहे हैं। तो ये नैतिकता जहां तक मैं जानता हूं, और जब से मैं जानता हूं तब से दक्षिण कौशल में हमेशा से बना रहा है, और मुझे अच्छा लगता है अभी भी देखकर कि अभी तक बना हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन खासकर आज जब हम बैठे तो एक मीमांसा भी है दक्षिण कौशल को लेकर, कि जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि जनपक्षधरता को लेकर भी एक अंतर्विरोध पैदा हुआ, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि ये जनपक्षधरता वाली बात नहीं है, मतलब जो मीडिया है वो जनपक्षधर नहीं होता है, ऐसा करके कई लोगों का तर्क है। अब कहाँ तक वो बात सही है, उस पर हम चाहेंगे कि आपकी राय आए। देखिए, जन पक्षधर से अगर मैं सही समझ रहा हूं तो वो ये कि वो जनता का पक्ष लेगा जी, अगर हम सही समझ रहे हैं तो मीडिया का काम ही ये है कि वो जनता के पक्ष से बोलेगा। हाँ। और जनता ने ही उसे रखा है ना, एक तरह से अगर आप थियोरेटिकली आप देखें, सैद्धांतिक रूप से, तो वो जनता के द्वारा रखा गया एक टेलीस्कोप है जो सब पे नजर रख रहा है। तो जनता का पक्ष तो ऑलरेडी है, पहले से ही है उसमें। तो लोग ये भी कहते हैं कि निष्पक्ष नहीं रहता है मीडिया। देखिए, अब जैसे ही हम एक जैसे जनपक्षधरता की बात आई, वैसे बोलते हैं कि निष्पक्ष नहीं रहता है, वो हमेशा एक ऐसा वर्ग कहेगा जिसके खिलाफ आपने छापा है वो इस बात को ज्यादा तो मान लेते हैं कि बिल्कुल। तो अब मान लेते हैं कि एक छोटे स्तर पे ले लेंगे, अगर नांदगांव शहर है, बहुत सारे अलग अलग समूह होंगे यहाँ पे। कोई समूह जो है आर्थिक स्तर पे होगा, आर्थिक कारण से एक समूह बना होगा, एक वर्ग बना होगा। उसी स्तर पे अगर हम बात करें तो अगर आप ऐसी खबर छापे जिसमें वो आर्थिक वर्ग जो बहुत ज्यादा धनाढ्य है, या वो आर्थिक वर्ग जो मान लीजिए कि सड़क बना के अपनी कमाई करता है, अगर आप उनके खिलाफ छापेंगे तो वो कोई सा भी वर्ग हो, वो हमेशा ये बोलेगा कि आप जो है निष्पक्ष नहीं। वो इल्जाम वो हमेशा लगाएगा, जबकि आप बाकी के 90, 95, 99% जनता का पक्ष रख रहे हैं, पर क्योंकि आप उस 1 या 2% जनता के खिलाफ बोल रहे हैं, उस वर्ग के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो वर्ग आप पर ये आरोप लगाएगा, वो हमेशा कोई हर समय चुनौती देगा। और इस बीच काफी लोगों का कहना है कि जिस एथिक्स के साथ हम चल रहे हैं, हमें सरकार से भी विज्ञापन लेने चाहिए। हमारा एक मूलभूत अधिकार बनता है मीडिया का कि हमको सरकार से विज्ञापन लेना चाहिए। आप कितना सहमत है सरकार से विज्ञापन लेने को लेकर? देखिए, मेरे नजरिए से ये हम उल्टा देख रहे हैं। जनता को किसी नीति से अवगत कराना ये सरकार का काम है ना। हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें ये शामिल है कि जैसे आरटीआई जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो मौलिक अधिकार है। तो हम इस एंगल से क्यों देख रहे हैं उसको कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये सरकार का काम है कि जितने भी मीडिया हाउसेस है उनको हमेशा खबरें देगा और उनके एवज में उनके लिए विज्ञापन भी देगा, ताकि ये संस्थाएं चलती रहे। तो हम उसको उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। होना ये चाहिए कि सरकार अपने आप से देगी। और इसी सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे। कई लोगों का कहना है कि हमें एकदम सूखा इस प्रकार से लोगों पर आधारित होकर मीडिया को संचालन
नहीं करना चाहिए और ये मुनासिब भी नहीं है। लोगों का कहना है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाइए, आप ऐसे मीडिया के साथ ऐसे कुछ कामकाज कीजिए आर्थिक रूप से मजबूती के लिए। ऐसे बहुत सारे काम है, लोग करते हैं, गिनाते भी, कि जिस प्रकार आप जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, ये तर्क है, कई सालों से मैं तर्क का सामना कर रहा हूँ, उसके बाद आप मीडिया हाउस को चलाएंगे, है ना। तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो आप बड़ा सा जमीन ले लेंगे, एक ऑफिस बना लेंगे, और जो एक अखबार को चलाने के लिए या यूट्यूब को चलाने के लिए, वेबसाइट को चलाने के लिए जो एक इस प्रकार की जगह हो जाएगी उन चीजों से, उसके बाद आप अखबार भी निकाल पाएंगे, यूट्यूब भी निकाल पाएंगे, वेबसाइट भी निकाल पाएंगे, और ये बहुत अच्छे ढंग से चलने लगेगा, ऐसे कई लोगों का कहना है। और सिर्फ इस पे निर्भर होके, खासकर आप जो बोल रहे हैं कि जन आधारित और मतलब लोगों के सहयोग से ही जो आप चाह रहे कि इसको चलाने का, ये संभव नहीं है। ये लोगों का कहना है कि अगर आप सही में लोगों का आईना है और लोगों से लोगों के लिए लोगों का इस पूरा मीडिया को संचालित करना चाहते हैं, तो आपको अलग से इस प्रकार के एसेट्स इकट्ठा करने होंगे और उस एसेट्स को बढ़ा के आपको मीडिया को चलाना होगा। कितना ये मतलब व्यवहारिक है, आपको क्या लगता है? देख, सैद्धांतिक तौर पे तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना एक दूसरी चीज है और स्वतंत्र प्रेस को मेंटेन करना एक बिल्कुल दूसरी चीज है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं एक पत्रकार हूं, मैं पत्रकारिता करता हूं और उसको मैंने आजीविका बना ली है, ये एक बात है। पर आजीविका बनाना और उससे मुनाफा कमाना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बल्कि इसका तो अच्छा उदाहरण ये है कि जब से सोशल मीडिया पर न्यूज आए हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े मीडिया हाउसेस को छोड़कर बहुत से अच्छे पत्रकार जो हैं वो अपना व्यक्तिगत चैनल बना चुके हैं और वो चैनल अच्छे चल रहे हैं। उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है? लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जिसकी आप बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, असल में वो बात गलत साबित हो रही है। इन लोगों को, ये जो अच्छे पत्रकार हैं, इन्हें सुनने के लिए लोग जो है वो पैट्रन पर या यूट्यूब के ही माध्यम से, फोन पे के माध्यम से वो उनको मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। जैसे पहले हम न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया करते थे, वैसे वो हो रहा है। और मीडिया हाउसेस अब पीछे हो गए हैं। अब लोग मीडिया हाउस की न्यूज को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितने कि इन पत्रकारों को देते हैं, जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, अपने प्रस्तुति से और अपने कार्य से एक मुकाम बनाया है, विश्वसनीयता हासिल की है। वही विश्वसनीयता मीडिया हाउसेस की नहीं है। तो या तो आप विश्वसनीयता हासिल करेंगे और उसे आजीविका बनाएंगे, या मीडिया हाउस की तरह से फिर आप उसको मुनाफा कमाएंगे लेकिन आपकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चुनौती है मीडिया हाउस के लिए, जिसके लिए बहुत चिंतित है। और दूसरी तरफ जहां आपने कहा कि पैसा कमाने की बात, पत्रकारों के पास इतने रास्ते हैं पैसा कमाने की कि आप सोच नहीं सकते। बहुत से उदाहरण आपको टीवी पे ही जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग पकड़े, बड़े पत्रकार जो पकड़े गए हैं सामने घूस लेते हुए या एक्सटॉर्शन करते हुए, आंकड़े हैं हमारे बीच, बहुत सारे तरीके हैं। पर क्या फिर वो मीडिया रह जाएगा? हाँ, वो फिर भ्रष्टाचार की तरफ हम आगे अग्रसर हो जाएंगे। उस प्रकार से एथिक्स फिर से आप स्वतंत्र मीडिया नहीं कहेंगे। इस बीच जिस प्रकार से हमने हमारे एथिक्स के ऊपर बात किया है, और एथिक्स को बांधना इसलिए जरूरी हुआ कि हम पहले जो मालिकों के नीचे काम करते थे, बड़े बड़े जो अखबार रहे हैं हमारे बीच में, नवभारत, देशबंधु और पत्रिका, और भी बड़े बड़े अखबार रहे हैं, देश के स्तर पे भी टेलीग्राम, दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो अखबार रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि हम न्यूज प्रिंट में लिखते थे खबरों को, और खासकर जो विज्ञप्ति वगैरह आती थी, प्राथमिक खबर वहां से बनती थी विज्ञप्ति के आधार पर। विज्ञप्ति को देख के हम खबर बनाते थे, और उसमें से अलग अलग लोगों की बीट होती थी। कोई मेडिकल देखता था, कोई खोजी बीट देखता था, कोई पुलिस का देखता था, कोई कुछ देखता था, कोई क्राइम देखता था, ऐसा। तो इस प्रकार से हम मतलब एक प्रिंट मीडिया की तरफ हम आगे बढ़े। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जब माइक वाइक की बात आई, है ना, वो भी हमारे लिए संभव नहीं हो सका। जब हमने मैगजीन शुरू किया दक्षिण कौशल की तरफ से, तो वो भी किसी संस्थान में जाके, जो धनाढ़ व्यक्ति है जो मशीन रखता है 4 कलर स्कैनिंग, वहां जाके हमको मतलब मैगजीन का प्रकाशन करना पड़ता था। और वो भी बहुत हद तक मतलब किसी मालिक के नीचे ही काम करने जैसा था। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद इसमें एक आमूल चूल बदलाव आया।
पूरे मीडिया में। एक तरफ वो मशीन, वो बड़े बड़े अखबार, और दूसरी तरफ खासकर यूट्यूब, वेबसाइट। यूट्यूब तो बहुत बाद में आया, पहले वेबसाइट्स आया, उसके पहले हम ब्लॉग लिखते थे, आपको मालूम होगा, ब्लॉग लिखते थे, वो तो अब लोगों के दिमाग से उतरने लगा। तो ब्लॉग के बाद फिर वेबसाइट आया, फिर यूट्यूब आया, और यूट्यूब में भी बहुत सारे, जैसा फेसबुक है, एक्स हैंडल है, आपका इंस्टाग्राम है, ये एक सोशल मीडिया के टूल्स के जैसा है। आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों में खासकर जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अब हम क्योंकि खबरों को बनाते हैं सिलिकॉन वैली में बैठ के, और ये भी जो वेबसाइट है वो भी एक प्रिंट मीडिया का माध्यम है। वो मतलब है वेबसाइट, लेकिन है प्रिंट मीडिया। जी हाँ। और जो यूट्यूब है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम उसको देख सकते हैं, और बहुत आसान हो गया कि अब आप माइक लगा रहे हैं सामने, इस प्रकार से मोबाइल को लगा के या कैमरा को लगा के हम बात कर रहे हैं, खबरों को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं बहुत आसानी के। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स जो खबरों में है, उनको हम यूट्यूबर नहीं कहते, वो खबर नवीसी कहते हैं, वो भी इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इन सारे चीजों को जब हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित करते हैं, या और भी जो है आपका टेलीग्राम के माध्यम से, अटराई के माध्यम से जो हम लगातार प्रसारित कर रहे हैं, अब व्हाट्सएप ने कुछ कुछ बंदिश लगाना शुरू किया है। बंदिश ऐसा है कि आप बल्क में इस प्रकार के सूचनाओं को प्रसारित नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी हाल ही में दक्षिण कौशल के साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप ने हमको सस्पेंड करने का कोशिश किया है 2-3 बार, और हमने व्हाट्सएप को लिखा भी है कि हम इस प्रकार से एक मीडिया हाउस का संचालन करते हैं जो जनपक्षधर है, और लोगों की बातचीत को और लोगों की जो सूचना है, लोगों के बीच में जो घटनाएं घट रही हैं, उन सूचनाओं को हम प्रसारित कर रहे हैं, और उसके लिए हम व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार मतलब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे तो ये ठीक वैसे ही हो जाएगा जो पहले हम मालिकों का मीडिया को छोड़ कर आए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि फेसबुक में भी हम जिन खबरों को लगा रहे हैं, जिन वीडियो को लगा रहे हैं, वो प्रमोट करने के लिए पैसा की मांग कर रहे हैं, और व्हाट्सएप भी ऐसा लगातार हमको रोक रहा है कि आप कम से कम मतलब भेजिए करके, नहीं तो आपका व्हाट्सएप जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और यूट्यूब में भी बड़े बदलाव हैं इस दौरान, जब से एआई का पदार्पण हुआ है। तो यूट्यूब का कहना है कि आप एआई जनरेटेड वीडियो को नहीं, आप रचनात्मक वीडियो को डालेंगे, है ना। लेकिन जो हमारे दर्शक है वो थोड़ा सा चटपटा चीजों को देखना चाहता है, थोड़ा सा अच्छे ढंग से वीडियो, अच्छे ढंग से फोटो, ये सब सारी चीजों को देखना चाहता है। तो लोग एआई का उपयोग भी कर रहे हैं, और कुछ हद तक वो परमिट भी कर रहा है। लेकिन सॉन्ग्स को तो बिल्कुल यूट्यूब मतलब परमिशन नहीं देता है, वो सेंसर करता है, आपको तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक ले आएगा और उसको रोकेगा। तो इस प्रकार से प्रतिबंध भी सोशल मीडिया में शुरू हो चुके हैं कि अब जो भी खबर लग रहे हैं, और उनके लिए जो आपत्तिजनक चीजें हैं, मतलब आपत्तिजनक चीजें क्या हो सकता है, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि जो लोगों के हकूक की बात होगी वो अब सेंसर होने लगा है, वो यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो जिन मालिक वर्ग के मीडिया से हम निकल के एक स्वतंत्र मीडिया की स्थापना किए थे, अब आप उसको कैसा देखते कि ये जो चुनौतियां आ रही हम लोगों के सामने, इसका सामना हम कैसे करेंगे आने वाले समय पे? क्या रास्ता होना चाहिए हमारे सामने कि इसको हम कैसे? जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसको एक तो मैं यूं देख सकता हूं कि किसी, मान लीजिए कि मैं कोई एक वीडियो बनाता हूं और उसके लिए मैं पैसे खर्च करता हूं। हो सकता है कि मैं हिमालय गया और उस दौरान मेरा कुछ पैसा खर्च हुआ, उसमें मैंने वीडियो बनाया, ले आया। अब उसे अगर कोई मेरी परमिशन के बिना अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है 1-2 सेकंड का हो और वो मुझे क्रेडिट दे रहा है, तो उसमें मुझे पैसे की जरूरत नहीं है उससे। और अगर वो उसका इस्तेमाल करके अगर वो उससे पैसे कमा रहा है तो वो आपत्ति वाली बात है, उस पर रोक होनी चाहिए। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं, इसका उपयोग मैं 2 तरह से कर सकता हूं। एक कि जो स्वतंत्रता है प्रेस में, सोशल मीडिया में,
इसी को रोकने के बहाने से मैं उसको सेंसर कर सकता हूं। और दूसरा ये कि मैं ये देख सकता हूं कि वही चीजें आए जिसे मैं परमिशन दूं, वो भी सेंसरशिप है। अगर मेरी परमिशन से आ रही तो स्वतंत्र नहीं रहा प्रेस। और मैं चाह रहा हूं कि कुछ दूसरा बताऊं मैं कुछ और, लेकिन सेंसरशिप में कुछ और लगाऊं, वो तो दोनों रास्ते हो सकते हैं। तो वो पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, जिसके लिए फिर हम अपनी जो पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था है, पार्टी है, सरकार है, कैसे बन रही है, उस पे जाएंगे। अगर जनता को लगता है कि गलत हो रहा है तो उस पार्टी को बदले। लेकिन अगर आर्थिक रूप से उसका दुरुपयोग हो रहा है तो फिर वो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मतलब उसकी जो आजीविका है, उसे हानि पहुंचा रहे। इन दोनों के बीच में हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हम बात कर पा रहे हैं, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि सभ्यता के उद्गम के बाद से पिछले 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आम आदमी जो कमजोर है, हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, जो हाशिए पर रहता हो, उससे ये अधिकार मिला कि वो एक राजा की तरह बर्ताव करेगा लोकतंत्र में। ये पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले 100 सालों में हुआ ये। हमें आजादी के बाद हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला। आजादी के पहले हर एक व्यक्ति वोट डाल भी नहीं सकता था। तो ये जो राजनीतिक शक्ति मिली है, ये पहली बार हुआ। और अभी सोशल मीडिया के आने के बाद से, मोबाइल बनने के बाद से, जो करोड़ों करोड़ों रुपए के सेटअप लगते थे मेरी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अब वो मैं 5000 के मोबाइल से पहुंचा सकता हूं। ये दूसरा रिवोल्यूशन है। इस बात को हमको जानना होगा कि पहला वो था जब हमें अधिकार मिला, और ये दूसरा ये है जब मैं दूसरों को बता सकता हूं कि ये अधिकार मेरे पास होने के बावजूद मुझे रोका जा रहा है, और उनको मैं अपने साथ मिला सकता हूं, ताकि बाद में हमें क्या करना है, कैसे आंदोलन करना है, कैसे एक साथ आना है, कितने लोगों को दबाया गया, कितने लोगों की बातें काटी गई, ये सब एक साथ एक ग्रुप बना के आए। ये अभी पहली बार संभव हुआ है। तो इन दोनों चीजों को हमको, जनता को आमतौर पर इसे सराहना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार दो प्रकार के, एक तो जो हम देख रहे थे कि जो मालिक वर्गों की, बड़े मालिक वर्गों का मीडिया हाउस था, और इस प्रकार जो सोशल मीडिया है जिसमें हमारी सरकार और हमारे लोगों का उसमें अधिकार नहीं, वो कोई बिल्कुल मतलब विदेशी जो इस प्रकार के मीडिया हाउसों की जो इस प्रकार, उसमें भी हम देखते हैं कि आज तक भारत ने एक अच्छा सर्च इंजन नहीं बना पाया, या इस प्रकार व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे चीजों का भी अभी तक भारत में आविष्कार नहीं हुआ कि देसी इस प्रकार से कोई चीजें बने और लोगों के बीच में आए। और ये अब शुरू हुआ है, ये चुनौती हम लोगों के पास है कि हम कैसे करके इन सारे चीजों को, और वो क्या रहा है कि जो हमारे मेल एड्रेसेस होते हैं, अब उसके ऊपर बड़ा भार पड़ रहा है, मेल एड्रेसेस के ऊपर। मतलब हम जैसे वीडियो बना रहे, उसका भार भी उसी पे पड़ता है यूट्यूब के माध्यम से, और हम फेसबुक में काम कर रहे, उसका भार पड़ता है, मेल जो आते हैं मेल का भार पड़ता है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, वो भी पैसों की मांग कर रहा है कि आप अगर स्पेस चाहिए तो आपको इतना पैसा फ्री स्पेस आपको देगा, लेकिन उसके बाद फिर बाकी के लिए फिर जैसे कि जब जियो आया था तो आपने देखा होगा, पहले तो उसने मुफ्त में सबको 4G की लत लगाया, और उसके बाद इतना महंगा हो गया कि बाकी जो मोबाइल है उससे भी उसका सबसे महंगा है उसका पैकेज। तो उसी प्रकार अब ईमेल में सब कुछ जुड़ते जा रहा है, आपका बैंक अकाउंट ईमेल में, आपका आधार कार्ड ईमेल में, आपका परिचय पत्र जो वोटर आईडी वो भी ईमेल में, सब कुछ ईमेल में। तो ईमेल पे इतना भारी है, वजन हो गया है कि अब वो भी आपको जगह के लिए पैसा मांग रहा है। जी। तो इस प्रकार से चुनौतियां तो हैं हमारे लिए, और खासकर इस प्रकार के मीडिया हाउस के लिए कि बहुत सारे महंगे मोबाइल का उपयोग करना, या बड़े कैमरे का उपयोग करना, बड़े सेटअप का उपयोग करके काम करना तो एक बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन हम दक्षिण कौशल के माध्यम से एक शुरुआत किए, एक नौसिखुआ की तरह कि हम इसमें जाएंगे आगे और इन चुनौतियों का सामना भी करेंगे, और उस लोगों को, हमारे जो दर्शक और पाठक हैं, उसको अवगत भी कराते जाएंगे कि इस प्रकार के। और विशेषकर हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप हमारे वेबसाइट में जाके और हमारे यूट्यूब में जाके चीजों को देखिए। बिल्कुल, आप लिंक में ही उसके भरोसा ना रहे, क्योंकि लिंक को अब रोका जा रहा है धीरे धीरे। बहुत ज्यादा हम लिंक नहीं भेज पाएंगे, कुछ नहीं तो एक हमारे मीडिया हाउस में कम से कम 60-70 ग्रुप तो है। उसके अलावा हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 2-1, उसके अलावा हमारे जो दक्षिण कौशल के ग्रुप है 10-12। तो एक इससे
चीजों को भेजना अब बहुत आसान नहीं है। इसके साथ साथ ये भी एक हम चर्चा करना चाहेंगे कि कितना जरूरी है क्राउड फंडिंग, और हम जो तय किए कि क्राउड से लेके एक हमने जो हम पिछला 10 की कार्यक्रम रखा था 10 साल पर, उस समय भी हमने इस बात को प्रमुखता के साथ रखा था कि जितने भी लोग दक्षिण कौशल को समझते हैं या दक्षिण कौशल को देखते हैं, उन सबको कुछ न कुछ अंशदान करना चाहिए, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया, चाहे 100, 500, जैसा भी है, क्योंकि सारी चीज बहुत महंगा होते चले जाते हैं। सारे जो मेंटेनेंस, आप अगर माइक लेने जाएंगे, आप अगर मोबाइल लेने, मतलब अब तो मोबाइल ऐसा हो गया कि 2 साल के बाद आपको मोबाइल बदलना होगा। माइक है तो वो 6 महीने में बदलने लायक हो गया है। तो और वेबसाइट है तो वेबसाइट का मेंटेनेंस अलग है, उसके ऊपर फिर साइबर अटैक का डर अलग है। तो खर्च तो वैसे ही है जैसा हम प्रिंट मीडिया के समय पे थे जी। खर्च बढ़ते जा रहा है। तो किस प्रकार से हम जो लोगों से चाहते हैं कि वो अंशदान करे, ये कितना जायज है, कितना मुनासिब है कि हम ये, और वो हम कठिनाई को सामना भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें एक बात जो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा वो ये है कि अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि आपको इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। अब वो इनकम का सोर्स जो है वो विज्ञापन हो सकता है, कोई आपका चाहने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई एक संगठन हो सकता है जो कहे कि हमारी बातें आप छापिए, या क्राउड फंडिंग हो सकती है। तो इनमें से सिर्फ क्राउड फंडिंग ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आपको हमेशा ये सुनिश्चित करके देगा कि आप स्वतंत्र रहें। क्राउड फंडिंग ऐसा नहीं कि 100 में से 100 लोग कर रहे होंगे, 100 में से 1% बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बड़े तौर पे देखेंगे तो 1% भी बहुत ज्यादा होता है, और 1% भी अगर ऐसे समर्थक हैं जो ये सोचते हैं कि ये न्यूज चैनल मुझे सही लगता है, और दूसरा हो सकता है जो सोचे कि दूसरा, मतलब 1% भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो 1% बहुत ज्यादा होता है। नांदगांव की जनसंख्या ही 1 लाख अगर मान के चले तो 1% जो है उसका 1000 हो जाता है। 1000 लोग ही अगर महीने में 10 रुपया ही दे रहे हैं तब भी वो 10,000 होता है, महीने का 10,000 होता है, बहुत पैसा है वो। तो अगर जनता ये चाहती है, या जो लोग ये समझते हैं कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, अगर वो क्राउड फंडिंग करते हैं, वो डोनेशन करते हैं, तो मीडिया स्वतंत्र बना रहेगा। और अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा ये चांसेस हैं कि कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति अपने सुविधा के लिए, अपने उद्देश्य के लिए मीडिया पर कब्जा करेगा। और ये मैं कह भी क्यों रहा हूं, क्योंकि ये हमने पिछले दशक में देखा है कि ऐसा हो गया है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसा हो गया है। अब ये जो कदम है वो जनता की तरफ से उठना पड़ेगा कि जिस चैनल को हम देखना चाह रहे हैं उसे हम फंडिंग देंगे, और ये जरूरी है। तो बातचीत को हम यहीं पर रोकते हैं, और अगली बार हम दूसरे वीडियो पे और भी दक्षिण कौशल के और भी विषयों पर बातचीत करेंगे जी। और हमारी एक सीमाएं भी है कि इसके माध्यम से हम, तो ये सार्थक चर्चा जो है आपने शशि गणवीर के साथ, और खासकर ये दक्षिण कौशल की चर्चा है। दक्षिण कौशल के ही आप सलाहकार संपादकों में से हैं। ये हमारी एथिक्स है, जिन एथिक्स पे हमने अभी बातचीत की है, ये एथिक्स है। आप इन बातचीत को सुनिए और तय कीजिए कि हम जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं ये कितने सार्थक है, और इस पे चलना कितना मुनासिब है, और चल सकते कि नहीं चल सकते। आपने जो भी टीका टिप्पणी आप हमारी YouTube चैनल पर दर्ज करेंगे, हम उसे देखेंगे। और हम चाहते हैं इस पूरे इस कार्यक्रम के साथ एक औपचारिकता भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। एक औपचारिकता है। कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ आर्थिक लाभ होता है। फिलहाल तो ऐसा कोई आर्थिक लाभ अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन करके देखते हैं कितना कुछ क्या हो सकता है। प्रयास करना हमारा काम है जी। तो ये दक्षिण कौशल के माध्यम से छोटा सा प्रयास है, और ये जो 11 वर्ष का हमारा सिलसिला है, हम चाहेंगे, और शशि गणवीर जी भी कहते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ हम स्थानीय खबरों पर भी फोकस करेंगे,
और उसके लिए भी आपको कम से कम हमें एक स्टाफ और कुछ हमारे जो टेक्निकल सामग्री के लिए भी आप सहयोग कर पाएंगे, तो हम इसके दायरा को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि मोबाइल या कैमरा पकड़ने वाला भी एक व्यक्ति चाहिए, जिसके लिए भी एक सैलरी की जरूरत है कि वो अपना सारा वक्त या हम सारा वक्त इसमें दे पाए और एडिट कर पाए। और इतने ही नहीं, सिर्फ यूट्यूब बोल देना आसान नहीं है। यूट्यूब के लिए कम से कम एक एडिटर होना है और एक कैमरा पर्सन होना है और बहुत अच्छे एंगल से संपादन करने वाला व्यक्ति होना है, तभी हम यूट्यूब को इस पूरे तड़क भड़क और सनसनीखेज के दुनिया के बीच से इस प्रकार समाचारों के संवाद को और समाचारों को आप तक पहुंचाने के काम को हम सुगमता के साथ कर पाएंगे। शुक्रिया।